नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर दौरे पर पहुंचे, जहां एक तरफ अरबों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश के दुश्मनों को खुली चेतावनी भी दी गई। मंच से पीएम मोदी का कनपुरिया अंदाज भी देखने को मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि दुश्मन कहीं भी हो उसे हौंक देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व की सरकारों पर भी सीधा प्रहार किया, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में तंज कसा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी भी जमकर दहाड़ते नजर आए। इसीलिए कहा जा रहा है, पीएम मोदी सीएम योगी का सुरक्षा व विकास का वादा। अखिलेश बोले, हमारी योजनाओं का उठा रहे फायदा। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। हमने ये नहीं विकास परियोजनाओं में शामिल है। मैं आमन प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी का सुरक्षा व विकास का वादा। अखिलेश बोले, हमारी योजनाओं का लिया फायदा। शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले पीएम मोदी, कानपुर का उद्योग समाप्त किए परिवारवादी। कानपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का अलग अंदाज देखने को मिला, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण शिलान्यास किया, तो वहीं दूसरी तरफ देश के दुश्मनों को कड़ी चेतावनी भी दी। प्रधानमंत्री मोदी कनपुरिया अंदाज में पाकिस्तान पर बरसे। मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी क्लियर किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये नया भारत है, घर में घुसकर दुश्मनों को मिट्टी में मिलाना जानता है। साथ ही पीएम मोदी ने पूर्व की सरकारों पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कानपुर का उद्योग समाप्त होता रहा और परिवारवादी सरकारें देखती रहीं। पीएम मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कानपुर में जमकर दहाड़े। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। पिछली सरकारों ने आधुनिक उद्योगों की इन जरूरतों को नजरअंदाज करके रखा था। कानपुर से उद्योगों का पलायन होता गया। परिवारवादी सरकारें आंख बंद करके बैठी रही। नतीजा ये हुआ कि केवल कानपुर ही नहीं, पूरा यूपी पीछे हो गया। देश के दुश्मनों को वे जिस भाषा में समझें, उसी भाषा में पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, फिर एयर स्ट्राइक के माध्यम से और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। पीएम मोदी के कानपुर दौरे पर सवाल उठाते हुए विपक्षी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में सोशल मीडिया पर तंज कसा। अखिलेश ने लिखा कि अब तो कितने बरस भाजपा के शासनकाल के बीते, फिर भी देखो सपा के ही कामों के ये काट रहे फीते। सपा के काम जनता के नाम, पनकी तापीय विस्तार योजना, नेवली लिग्नाइट पावर प्लांट, कानपुर मेट्रो, हमने रखी नींव, वो गा रहे हैं उसके गीत। कानपुर में लाल इमली के बारे में भाजपा सरकार की कोई योजना है क्या? अखिलेश यादव के तंज पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी सियासी मैदान में कूद पड़े और जमकर अपने विरोधियों पर सियासी तोप के गोले दागे। माननीय प्रधानमंत्री जी कानपुर आते हैं, अच्छी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात पे चर्चा करते हैं कि कानपुर के हालात खराब हो रखे हैं, ये भी अच्छी बात है। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ये चर्चा नहीं करते हैं कि कभी ईस्ट का मैनचेस्टर कहे जाने वाला कानपुर किन कारणों की वजह से इस कगार पे आ गया। जब से ये सरकार बनी हुई है तब से जो है
सरकार ने कानपुर की तरफ और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, किसी उद्योग पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने शुभम द्विवेदी के परिवार का ही नहीं, पूरे देश का सिर नीचे झुकाया है। अमेरिका के दबाव में उन्होंने तुरंत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई रोकी। उनके विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने हमले की जानकारी पाकिस्तान को पहले दे दी थी। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, आज जो शुभम द्विवेदी के घर में थे, उन 26 निर्दोष लोगों को जिन आतंकियों ने मारा, उन आतंकवादियों को सरकार आज तक ढूंढ नहीं पाई कि वो कहां है। एक और कानपुर को अरबों के विकास की परियोजनाओं की सौगात मिली, तो दूसरी ओर पहलगांव हमले में मारे गए शुभम के परिवार से मुलाकात से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जहां सुरक्षा और विकास दोनों साथ चलते हैं। दरअसल शुभम के परिवार से राहुल गांधी ने तो जाकर मुलाकात की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किनारा कर लिया था। अब देखना होगा कि विपक्ष मोदी योगी के मिशन को भेदने के लिए आगे क्या नई रणनीति अपनाता है। कानपुर से ऋषभ सिंह, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, देवेंद्र भाई का बहुत स्वागत है। रविंद्र प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं, रविंद्र भाई का बहुत स्वागत। अन्नू पासवान जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, अन्नू जी का बहुत स्वागत है। और अनिल गर्ग जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है। अनिल गर्ग जी, कानपुर जाना, विकास कार्यों की सौगात देना, शुभम के परिजनों से मिलना और फिर मंच से बड़े संदेश देना, इसे किस तरह से देख रहे हैं? उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्या उपलब्धि है भाई इनकी, ये तो हमारी ही व्यवस्थाओं के फीते काट रहे हैं। सुनील जी, भाजपा सरकार को आए हुए करीबन 8 साल हो गए वहां पे। अगर 8 साल बाद भी अखिलेश जी ये कहते हैं कि हमने योजना बना दी थी, हमने कार्य पूरा कर दिया था, हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया था और उसका फीता काटने पहुंच गए, तो बहुत सिस्टम पे बहुत बड़ा सवाल है। अब क्या कहना चाहते हैं कि 8 साल से कार्य बन के पहले ही तैयार हो गया था, अब जाके उनको टाइम मिला फीता काटने का। ये तो आप कह सकते हैं कि हमने भी मन में सोचा था, हमारी भी योजना थी कि ऐसा कुछ करेंगे, हम नहीं कर पाए, हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया, नया कार्यकाल आया, तो हमने जो सोचा था, हमारे मन में जो बात थी, उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं, उसको उस सोच को, उस परियोजना पे आगे लेकर चलेगा और उसको क्रियान्वयन कर दिया। वो तो समझ में आएगा कि भाई सोचा आपने था, क्रियान्वयन करने का आपको समय नहीं मिला, उस योजना को इन्होंने हाथों हाथ ले लिया और क्रियान्वयन कर दिया पिछले 8 सालों में और अब फीता काट दिया। वो तो समझ में आता है और ये कोई गलत भी नहीं है। यहाँ हमारे देश में तो शुरू में जब शासनकाल शुरू होता, पंचवर्षीय योजना बनाना शुरू किया था, उस बीच में अगर शासन बदलता तो योजना थोड़ी बंद होती है जी। किसी भी देश की कोई भी पॉलिसी है वो ऐसा थोड़ी है कि जैसे शासन बदला एकदम यू टर्न कर दिया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये भी तो होता है कि आपने सोचा था, जो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, आप उसको धरातल पे लेके आए। अगर आपको लगता है ये लोग लेके आए तो आपको खुश होना चाहिए कि आपकी मनमांगी मुराद, आपने जो सोचा था कि देश के लिए करेंगे, प्रदेश के लिए करेंगे, वो आप भाजपा शासन कर रही है, तो आपको नाराजगी किस बात पे है? दिक्कत क्या की है जी? शुभम द्विवेदी से प्रधानमंत्री मिलने चले गए, इस बात की दिक्कत है क्या? उससे पहले सीएम मिलने चले गए, इस बात की दिक्कत क्या है क्या? देशभक्त जो भी देश में शहीद हुआ है, उस शहीदों को सम्मान कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं, उनके आंसू पोंछ रहे हैं, इस बात की दिक्कत है क्या? या कानपुर का विकास हो रहा है, यूपी का विकास हो रहा है, इस बात की दिक्कत किस बात की है? जो सरकार में है। अब इसका जवाब रविंद्र जी देंगे, इन तमाम सारी चीजों का जवाब अनिल गर्ग जी। एक और छोटा सा आपसे चाहता हूं एक प्रतिक्रिया 10 सेकंड में। शुभम के परिवार से प्रधानमंत्री की मुलाकात, पहले मुख्यमंत्री मिले, फिर प्रधानमंत्री मिले हैं, एक दौरा था, उस दौरे के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, उस पर भी एक छोटी सी टिप्पणी। अखिलेश जी ने किनारा किया, राहुल जी गए मिलने। देखिए सुनील जी, बात ऐसी है, बड़ी दुखद घटना हुई 22 अप्रैल को, शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन्होंने हत्या की उसको भी तो कुछ संदेश देना है, और जो दिक्कत में है, जो शोक में है, उनके साथ भी तो खड़े होना है। आपने उस परिवार के आंसू भी पहुंच रहे थे, उसका सहारा भी बनना था, उनको बताना था जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन हम आपके साथ खड़े। एक संदेश। दूसरा संदेश, जिसने ये निर्मम हत्या की उसको बताना था कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है और जिसने हत्या किया उसको बख्शा नहीं जाएगा, उनको कड़ा और कड़े से कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये एक संदेश। तीसरी बात है कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो आपका फर्ज बनता है कि अगर आपके प्रदेश में किसी निवासी के साथ ऐसे अप्रत्याशित घटना हुई तो आप जाके जाइए। वैसे तो विपक्ष के नेता और दूसरे बड़े नेताओं का भी फर्ज बनता था, अखिलेश जी का भी फर्ज बनता था, उनको भी जाना चाहिए था। अगर वो नहीं गए तो कोई बात नहीं, उनका अपना मन है। आज की बहस के 2-3 मायने हैं, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। रविंद्र जी,
आपके पास आ रहा हूं। एक तो मसला ये कि कानपुर के उद्योगों का बेड़ा गर्क किया परिवारवादी सरकारों ने, आज प्रधानमंत्री ने ये हमला बोला। दूसरा, शुभम के परिवार से मिले वो और ढांढस बंधाया उन्हें, जिस पर आपकी पार्टी ने जाना मुनासिब नहीं समझा, और अध्यक्ष जी का तंज भी है। रविंद्र जी, कानपुर में बताया पूर्व वक्ता ने कि मैनचेस्टर कहा जाता है कपड़े का बड़ा उद्योग, जो कपड़े की मिलें थी, सारी मिलों जब ईरानी जी थी तो जमीनों को बेच दिया उन्होंने। जो बेचने में एक अधिकारी बाधक बन रहा था, उसके ऊपर सीबीआई की जांच करा दी। यह इनका उद्योग है कानपुर का। 40 लाख करोड़ रुपया जुमले के रूप में ले आए थे, वो तो कहीं दिखा नहीं। आईएएस के 300 रुपए करोड़ जैसा ये लोग बताते हैं, आरोप है, फरार है। और अब इसके आरोप मुख्य सचिव पे भी लग रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, एक भी बड़ी फैक्ट्री नहीं लगी पिछले 8 साल में। उत्तर प्रदेश में वीडियोकॉन, स्टार इंडिया और टेल्को जैसी बड़ी फैक्ट्री आती, सब बंद पड़ी है। चलाने का कोई, सारी हम लोगों ने स्थापित कराई थी, चलाने का कोई प्रयास नहीं किया। औद्योगिकरण में 10वें नंबर पे है प्रति व्यक्ति जीडीपी में, हम उत्तर प्रदेश 32वें नंबर पे 36 राज्य में। यही औद्योगिकरण सत्य है। अभी कहते हैं गए साहब, शुभम जी के परिवार में भी चले गए, ठीक है, स्वागत है अगर गए होंगे तो। पुलवामा में 40 जवान मरे थे, गए क्या? पुरी में 19 जवान मरे थे, गए क्या? गंदरबल में 7 लोग मरे थे, गए क्या? रियासी में 7 लोग मरे थे, गए क्या? उधमपुर में 2 जवान मरे थे, गए क्या? कठुआ में 5 जवान मरे थे, गए थे क्या? डोडा में 4 जवान मरे, गुलबर्ग में 2 जवान मरे, 2 नागरिक। अच्छा, इसलिए फिर अध्यक्ष जी नहीं गए करते हैं कानपुर कि प्रधानमंत्री इतनी जगह नहीं गए, इसलिए हमने कानपुर नहीं जाएंगे। इस बात का गुस्सा है हमें। मैं ये पूछ रहा हूँ भैया, सिंदूर का इवेंट कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहा है, जितने आज फीते काटे का या 4000 करोड़ से ज्यादा का जुमला फेंक के गए हैं, वो तो कुछ भी नहीं। लेकिन वो जुमला भी हमारे ही कार्यों पे फेंका है, ये अच्छा है। उन्हीं कार्यों का अगर अपग्रेडेशन कर दिए होते 8 साल में, तो कुछ उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधरी होती। तो ये इवेंटबाज और जुमलेबाज प्रधानमंत्री, इससे ज्यादा इन्होंने भारत में कुछ भी नहीं किया। उत्तर प्रदेश तो बदतर हालत में है। अन्नू पासवान जी, परिवारवादी सरकारों ने बेड़ा गर्क कर दिया, कानपुर के उद्योग को समाप्त कर दिया और देखती रही परिवारवादी सरकार। प्रधानमंत्री ने आज मंच से इस बात को दोहराया, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा उन्होंने। देखिए, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने कानपुर में जुमलों का जो एक स्पीच पूरा दिया है, ये तो सभी लोग जग जाहिर है कि भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई और सत्ता में आने से पहले इतना अच्छा फेंकती है, उसको सच्चाई मानकर उस जुमले में, उसमें बातों में आकर आपका यह था कि कहीं ना कहीं भाजपा अभी हमारे तेजी से विकास हुआ, इस मामले में विकास हुआ है, विकास हुआ है, नंबर 1 विकास हुआ है उत्तर प्रदेश का, महिलाओं के साथ दुष्कर्म नंबर, शिक्षा होता है उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। तो ये जो बाकी जो सिलसिले हैं, ये थोड़ा उल्टे दिशा में रह गया है। इस मुंह से बोल रहे हैं, आज लोग ये करें कि पर हमने कार्रवाई रोकी, तो इनको समझने से पाकिस्तान और रूसी के द्वारा आतंकवादी थे जो कश्मीर के लोगों पर हमला किए थे और वहां निर्दोषों के ऊपर जलाई थी, ठीक है। आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में ही बता दिया कि प्रधानमंत्री ने आज कितने हजार करोड़ का जुमला फेंका है कानपुर में। बस इससे आगे और क्या हो सकता है बताइए। आपने बता ही दिया कि जुमला फेंका है इतने 1000 करोड़ का, अब उस पर तो फिर बात क्या करें। मैं देवेंद्र प्रमुख आपके पास आ रहा हूं। दौरा एक, मायने कई।
शुभम के परिवार से भी मुलाकात करना, विकास कार्यों की सौगात देना, पाकिस्तान को संदेश देना, ये कई सारे मसले हैं। और विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ जुमला फेंक के गए हैं भाई कानपुर में। सुनील सर, विपक्ष की जो बातें हैं अब वो हमें हतोत्साहित नहीं करती हैं जी। उनसे हमें जो है थोड़ी सांत्वना मिलती है कि आज विपक्ष जो है हमें उसका रिसर्च करने की या सर्च करने की जरूरत नहीं रही। विपक्ष अपने आप आता है और अपनी जितनी भी शक्तियां हैं, जितना उनके पास है, वो सारा बिगर किसी उसके एक ही मिनट में एक तरफ से उल्हाड़ जाता है। जैसे पानी की बोतल को ऐसे कर दो और वो सारा पानी बाहर आ जाएगा तो बोतल खाली है। आज विपक्ष के पास कुछ नहीं है। आपको बड़ी बात बता रहा हूं, और अच्छी बात ये रही कि आज अनिल सर बैठे, विश्लेषण बहुत अच्छे से हो जाएगा, मेरा काम कम रहेगा क्योंकि प्रवक्ता मुझसे लड़ेंगे, जवाब मांगेंगे। मैं प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री की कुछ योजनाओं को थोड़ा सा आपको इंगित कराता हूं। उसके बाद जो है जिस तरह से शिवम द्विवेदी के घर गए हैं, या हमारे साथी कह रहे थे कि किस किस के घर उन्हें जाना था या किस किस के घर नहीं जाना था, देश के प्रधानमंत्री के लिए कितना काम है और देश के प्रधानमंत्री को कहां कहां जाना है, ये तो तय उन्हीं का काम करेगा। ये तो जवाबदेही उनकी बनती है कि भाई जो है अब एसी की राजनीति करते हैं, अखिलेश सर पे एक प्रदेश तो सिमलता नहीं, देश की बात कर रहे हैं। तुम कितने सैनिकों के घर गए थे, कितने सैनिकों के जाकर मिले थे? अरे एमवाई का समीकरण भी तुमसे तो पूरा नहीं होता। किसी यादव सैनिक के घर जाकर अगर शामिल हो जाते किसी ऐसी उस चीज में, तो मंगेश यादव याद नहीं आता। क्रिमिनल की बात करते हो, कभी शहीद यादव की बात की है कभी अखिलेश जी ने? शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों को करते हुए। देखिए, हर गरीब को स्वास्थ्य में थोड़ा, हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का नीच स्तर सुरक्षा कवच प्रदान किया है। ये प्रधानमंत्री की वो योजना बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत 5.21 करोड़ लाभार्थियों को लगभग 9 करोड़ लाभार्थी अतिरिक्त और मुख्यमंत्री जन देवेंद्र प्रमुख जी, नहीं ठीक है, आरोग्य योजना के तहत नहीं, उसमें समय ज्यादा चला जाएगा योजनाओं में। बात कर रहा हूँ सर, परिवारों की बात कर रहा हूँ। ये सुरक्षा कवच के तौर पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री की जन आरोग्य योजना में 40.79 लाख अंत्योदय, जो चौथी पंक्ति के गरीब की बात करते हैं, देवेंद्र प्रमुख खड़ा हुआ जिसकी बात करते हैं ना, पीडीए का मतलब समझा रहा हूँ। पीडीए में अंत्योदय जो है चौथी पंक्ति का खड़ा गरीब व्यक्ति किसी भी जाति का हो सकता, ब्राह्मण, ठाकुर, एसटी, एसटी, कोई भी। अरे ये किस तरीके की योजना है भाई आपकी? आप इसका काम करना है, देश की सेवा करनी है, प्रदेश की जिम्मेदारी करनी है। आयुष्मान भारत जो है विश्व के तौर पर जिसका जिक्र होता है, आज 5.834 अस्पताल हमने उसके निर्धारित कर दिए, बना दिए देश में। आप तरसते हो कि एक एक हॉस्पिटल आप एम्स जैसा उत्तर प्रदेश को नहीं दे पाए। मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूं, मैं तो आयुष की बात कर रहा हूं, ठीक है, की बात नहीं कर रहा। ठीक है देवेंद्र, अगर मैं योजनाओं का विश्लेषण करूं तो सुनील सर 2 घंटे की डिबेट। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। अनिल सर बैठे हैं, एक बात गलत नहीं बोलूंगा डिबेट में। नहीं ठीक, पढ़कर बैठता हूँ, नहीं कुछ पॉइंट पर चर्चा हो रही है भैया, सार्थक होनी चाहिए। बाकी मैनिफेस्टो तो सब अपनी अपनी पार्टी का लेके बैठ ही जाते हैं, समस्या ये भी है। भाई अनिल गर्ग जी, 14 मई 1989 को सबसे पहले जेके कॉटन मिल बंद हुआ। 3,500 श्रमिक बाहर हो गए। जेके जूट मिल बंद हुआ 93 में, 3,000 श्रमिक बाहर हो गए। 2002 में एनटीसी समूह कंपनी बंद हुई, इसमें भी हजारों लोग बेघर हुए। इसके अलावा 2003 में म्योर मिल है, विदेशी कॉटन मिल जो अर्थन और विक्टोरिया मिल था, इसको भी बंद कर दिया गया। ये कानपुर का है जिसे मैनचेस्टर बता रहे थे ना सब लोग, वो मैनचेस्टरों को किस तरह से बंद किया गया, कि वजह नहीं बताई गई, रातों रात नोटिस चस्पा कर दिए गए, बोले कल से मत आना, बंद सब। ठीक, इसमें एनटीसी है जिसमें 25 से 30 हजार से ज्यादा श्रमिकों को काम मिलता था, ये भी बंद हुआ। 2005 में बीआईसी बंद हुआ। ठीक, 2006 में एल्गिन मिल बंद हुआ, और बीआईसी से संबंध जो था, जिसमें 5,000 से ज्यादा लोग एल्गिन मिल में ही काम करते थे, बीआईसी में तो और ज्यादा थे। इसके अलावा ये एलएमएल बंद हुआ 2006 में। ये सारे मिल बड़े बड़े बंद होते चले गए, सरकारें बदलती चली गई, आती जाती चली गई, ध्यान नहीं दिया। अब ये कहा जा रहा है कि भाई इसका ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए। अनिल गर्ग जी, सुनील जी, आपने अच्छे आंकड़े बताए मुझे, और कानपुर क्षेत्र के ही बताए, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप पिछले 8 साल से भाजपा सरकार वहां पे है, तो अगर आज की बात सवाल किया जाए आज की भाजपा सरकार से, तो पिछले 8 साल में अगर कोई नई चीज बंद हुई हो
कोई नया ऐसा काम हुआ हो जिसको लगता है कि भाजपा सरकार को नहीं कहना चाहिए तो सवाल बनता है। लेकिन अगर आप बात 90 की करेंगे, 95 की करेंगे, 2000 की करेंगे, 2003 की करेंगे, 2006 की करेंगे, 2008 की करेंगे, तो फिर सवाल आएगा उसमें तत्कालीन सरकार क्या कर रही थी। अगर उसमें उसे कुछ नहीं कहा तो आज कानपुर की दुर्दशा के बारे में उन पर कोई सवाल उठाने का उनको कोई हक बनेगा नहीं बनेगा जी। उसके लिए अनिल जी एक सेकंड, उसके लिए एक और आंकड़ा है मेरे पास, वो मैं बता देता हूं। 1500 करोड़ की लागत से 13 साल पहले पुनर्जीवित की गई कानपुर की फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड यानी KFCL को प्रबंधन ने बंद करने का फैसला ले लिया है। शहर का आखिरी बड़ा उद्योग था ये 1 महीने पहले की बात है। हाँ, ये एक सवाल बनता है। मुझे लगता है विपक्ष को इस पर सवाल करना चाहिए और निसंदेह करना चाहिए, सवाल भी करना चाहिए और ये भी पूछना चाहिए वो कौन से कारण थे जब आपने इसको बंद करने का फैसला किया, और वो कारण ठीक है या गलत है, उसमें विवेचना भी करनी चाहिए। इसमें मैं इसमें कोई दौराई नहीं बताऊंगा कि उसमें विवेचना क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर इतना बड़ा उद्योग था और आपने 1 महीने पहले उसको बंद करने का फैसला लिया, उनके कारण भी जानना चाहिए, और कारण सिर्फ जानना ही नहीं चाहिए, वो कारण यथोचित है या नहीं उसमें भी बात होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके 20 साल पहले, 15 साल पहले कुछ हो रहा है तो उस पर चर्चा करेंगे, उसका कोई लाभ नहीं है। देखिए, अगर किसी चीज का, किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का विकास देखना तो आप सर्वांगीण विकास पे बात करेंगे। अभी मैंने देखा अपने बीजेपी के साथी बहुत सारी योजना बता रहे थे। देखो, इसमें तो कोई दया नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उन्होंने हर सेक्टर में अपनी योजनाएं लागू की हैं। योजना सही है, गलत है, उसका अच्छा इफेक्ट है, बुरा इफेक्ट है, ये विवेचना योग्य है। आप अंत्योदय योजना की बात करिए, नई शिक्षा नीति की बात करिए, प्रधानमंत्री आवास की बात करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ योजना अच्छी है। एक बात और अनिल जी एक सेकंड, जो विपक्ष कह रहा है कि हमारी बातों का ही गाना गा रहे हैं, हमारी चीजों का ही फीता काट रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस वे में पूरी जी जान झोंक दी थी बहन जी ने, मायावती जी ने। देखो, उसका फीता किसने काटा था, उसका क्रेडिट किसने लिया था? सुनील जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मौजूदा नोएडा का स्वरूप है और यमुना एक्सप्रेस वे है, अगर इसका किसी को श्रेय जाना चाहिए तो देखे जाए तो बहन जी मायावती को ही जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहन जी का तो एक फोटो नहीं लग पाया भाई साहब, जिसका फीता जिसने काटा वो श्रेय ले गया। रविंद्र जी बैठे हैं, मैं दूसरी बात भी बोल रहा हूँ, रविंद्र जी के पक्ष में बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है अखिलेश जी ने 12 से 17 के बीच में विकास कार्य नहीं करे, लेकिन उनके विकास कार्य में अराजकता इतनी बड़ी हावी हो गई थी कि वो सारी चीजें दब गई। अपनी बात वो ठीक से कर ही नहीं पाए क्योंकि अराजकता इतनी ज्यादा थी, कानून व्यवस्था इतनी खराब थी कि वहां पे व्यापारी ढंग से सांस नहीं ले पा रहा था। मैं छोटे से प्रश्न मेरे रविंद्र भैया से। रविंद्र जी, जो मौजूदा सरकार अपने कार्यकाल में किसी भी कार्य योजना को संपूर्ण करवा पाती है, उसका फीता तो वही काटती है, क्रेडिट भी लेती है। नींव किसी ने रखी हो, वो आपके शासनकाल में भी ऐसा हुआ, जो बहन जी ने कुछ नींव रखी उसको आपने पूरा कराया तो आपने क्रेडिट लिया। ये भाजपा वाले कर रहे हैं, ये क्रेडिट ले रहे हैं। दूसरा मसला ये कि शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने चले जाना क्या समाजवादी पार्टी को बेहतर नहीं होता? क्यों इस पर ऐसा हुआ कि मना कर दिया गया? सुनील जी, अच्छा होता कि कोई योजना रखी होती जिसका फीता हम काटते, राज जी ने ऐसी कोई योजना रखी होती जिसका फीता विपक्ष सत्ता में आता तब काटता, और योगी आदित्यनाथ जी अभी 2 साल है, ऐसी कोई एक योजना रख दे जिसका हम अगले साल जब 27 में आएंगे उसका फीता हम काटे। अब आपने एक इतिहास बताया कानपुर का जी, कानपुर का इतिहास बताते हुए कहा बहुत सी मिलें बंद हो गई। जैसा ये बता दें, 8 साल में 1 मिल, कानपुर तो छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में एक फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया हो, एक असेंबलिंग फैक्ट्री जिसकी नींव हम लोगों ने डाली थी, पिता योगी आदित्यनाथ ने काटा, सैमसंग असेंबली सेंटर। इसके सिवा और कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ जी स्वयं भी बता रहे हैं कि कानपुर तो छोड़ दीजिए। अक्सर क्या होता है, जो मुख्यमंत्री बनता है अपने एरिया का विकास करता है, गीडा में एक भी फैक्ट्री अगर लगवा दिया हो उन्होंने, एक जलान जो उनका जिसके वहां छापा पड़ा ईडी का, योगी आदित्यनाथ जी का सगा आदमी, उसने एक सरिया की फैक्ट्री लगा लिया जो पहले से चल रही थी, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ पूरे उत्तर प्रदेश भर में। तो उत्तर प्रदेश का हालत जो है, सबसे गरीब प्रदेश बना दिया, सबसे कर्जदार प्रदेश बना दिया, सबसे कम प्रति व्यक्ति जीडीपी है। अब बोलने वाले तो पता नहीं क्या क्या गुंडे बदमाश बोलेंगे, अरे मुख्यमंत्री के ऊपर अपराध, उप मुख्यमंत्री के ऊपर अपराध, 111 विधायकों के ऊपर अपराध के मामले, 6 विधायक आपके ऊपर अपराधी साबित हो गए। इसको जब बताइए तो जनता समझ रहा है, जनता सब समझ रही है। और जो आपने क्या अपराध है क्या नहीं, उससे प्रदेश को रोजी रोटी नहीं मिलेगी ना।
नहीं, अपराध तो ये लोग बताएंगे रोजी रोटी का, तो ये वो आंकड़े बता रहे हैं कि कहीं विकास किया हो इन्होंने। हमने क्या लगाया, टेल्को लगाया था बंद, टीसीएस लगाया था, उसको बंद करने के कागार पे है। फिर एक हब बनाया था हम लोग ने, आईटी हब रविंद्र भाई, बनाया था। क्या आज जो फीता काटे गए हैं उनका क्रेडिट ये मान लिया जाए कि फिर समाजवादी पार्टी के झोली में रख दो, बाकी आप लोग निकलो, ऐसा भाव है? बिल्कुल ले ही रहे हैं या नकल कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने एक जगह जहाज उतार दिया सड़क पे, तो वो भी ले जाके सड़क पे जहाज उतार दिए। कुछ भी है नहीं इनके पास में। ठीक, इनके पास में कुछ भी नहीं। है। अन्नू पासवान जी, भाई मसला तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तगड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि आप गठबंधन की साथी हैं और बड़े फलक पर इस बार तैयारी भी कर रहे हैं, पंचायत चुनाव की भी, वो तो ऐलान कर ही दिया अजय राय जी ने, और बाकी विधानसभा में देखा जाएगा कि साथ रहेंगे या अलग अलग लड़ेंगे। लेकिन विकास की कार्य योजनाओं को गति देना, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर ले जाना, योगी आदित्यनाथ हर बार हर मंच से कह रहे हैं, और उनको 17 के बाद से लगातार सफलता भी मिल रही है। प्रदेश के लिहाज से पूछ रहा हूं, अन्नू पासवान जी, किसको सफलता मिल रही है 2017? योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में सफलता मिल रही है प्रदेश के लिहाज से, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, निगम के चुनाव हो, विधानसभा के हो, उपचुनाव हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि जनता जो है वो आज के समय में, अगर आप जमीनी स्तर पे जाएंगे, क्योंकि भाई हम लोग तो जमीनी स्तर पे गांव-गांव पे जाके, बूथ-बूथ पे जाके काम कर रहे हैं। हर कोई इस समय अपराध जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, लोग अपने घरों में तक सुरक्षित नहीं है, महिलाएं अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। तो जो पहले का जो आप तो सफलताओं की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब तो जनता उसका चेहरा देख ही रही कि भाई इनको बार बार हम मौका जो दे रहे हैं, उसके बाद हमें क्या मिल रहा है। सिर्फ युवाओं को बेरोजगारी मिल रही है, महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध मिल रहे हैं, लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है ठीक से। तो ये सारी चीजें तो अब आने वाले चुनाव में पता चलेगी ना कि भाजपा कितनी तेजी से विकास कर रही है। और रही बात आज कानपुर में जाके जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भाई हम सुमन द्विवेदी जी के परिवार से मिले, मुझे जहां तक ध्यान है कि उन्हीं की बहन का एक वीडियो बहुत तेज वायरल हो रहा था कि हमारे भाई को समय पर उपचार नहीं मिल पाया, समय पर वहां पे सैनिक बल नहीं पहुंच पाए, समय पर वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया, इसलिए हमारा भाई वहां पे तड़प तड़प के वहां पे जान दे दिया। आप ये समझ नहीं रहे हैं कि ये बीजेपी जो लगातार जनता को किसी तरीके से बड़े बड़े मंचों में जाके ये जो मनोहर कहानियां सुना के जनता के भावनाओं से जो खेल रही है, अब कहीं ना कहीं जनता इनके इस चेहरे को पहचान चुकी है और अब आगे बहुत ज्यादा इनका ये कार्य चलने वाला है, क्योंकि इनकी मनोहर कहानियों से जनता बहुत अच्छी ठीक है। अन्नू पासवान जी, मैं देवेंद्र प्रमुख के पास जाऊंगा। ओके अन्नू पासवान जी, एक तो ये कि जनता, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि इस अभी 27 दूर है अनिल जी, लेकिन अब विपक्ष कह रहा है कि अब जनता समझ गई है। क्या इससे पहले के चुनाव में नहीं समझी थी जनता, या उससे पहले जनता नादान थी, मासूम थी, 22 में भी 17 में भी? और दूसरा ये कि आने वाले समय में अगर मान लीजिए फिर से देवेंद्र प्रमुख पर भरोसा जता लिया जनता ने, फिर क्या कहेंगे? फिर माफी मांगोगे? नहीं भाई देवेंद्र प्रमुख, मैं अनिल जी आपके पास नहीं, अभी देवेंद्र प्रमुख से जवाब दूंगा। देवेंद्र प्रमुख, बेड़ा गर्क कर दिया है भाई आप लोगों ने। देखिए सुनील सर, जिस तरह की बात जब निकल के डिबेट में पढ़े लिखे और समझदार लोग ही करें, तो फिर उसे पता है कि वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं सबसे पहले जब जनता के बीच में जाएंगे। पहले तो मैं ये कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की चर्चा मैं यहाँ नहीं कर रहा कि भारत में हो रही है, दुनिया में हो रही है। भाई वो क्यों हो रही है, हवा में क्यों हो रही है या जमीन पर क्यों हो रही है, अनिल सर कर देंगे। आज देश जो है 4थे नंबर की दुनिया की इकोनॉमी बना है, बड़ी बात है हम सबके लिए, और उत्तर प्रदेश उसमें दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, देश में इकोनॉमी का हिस्सा है। तो फिर हमें ये चीज बतानी पड़ेगी हमने क्या बनाया, क्या किया। हमारे साथी जो हमें बता रहे हैं कि प्रदेश में हमने सबसे पहले जो है हवाई जहाज उतारा था। अरे आपने उतार दिया होगा, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, मायावती जी के बने थे, ये क्लियर हो गया। अरे बहन जी अपनी बारी का इंतजार करिए। आप बोली थी, मैं बोला था बीच में, आप सुन लीजिए बस, फिर बोलिए। प्रदेश में 6 नए एक्सप्रेसवे के चरणों में है और 4 नए एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य है। और दूसरे एक्सप्रेसवे की बात बताऊं तो पूरे देश में पहले नंबर पर और दुनिया में जो है 5वें नंबर पर। आप हमने हाईवे उत्तर प्रदेश में ही दे दिए हैं, जिस पर आप कह रहे हो ना हमारे पर।
अरे मैं कह रहा हूं, आप क्या उत्तर प्रदेश छोड़ गए थे? दिन में 4 मर्डर एक क्षेत्र में हो जाएं, एक थाने में 20 मर्डर हो जाएं, और एक किसान का बेटा 12 पे चला जाए तो सुबह उसकी डेड बॉडी आए, ये देकर गए थे आप। 4 दिन में बिजली आती थी, 6 दिन अगर उसे कोशिश कर 2 बीघा जमीन वो अपना 1 एकड़ भरता था तो एक मर्डर हो जाता था। डोला जो होता है ना, डोला खेत की डोली, उसे हिंदी भाषा में कहते हैं मेड, और उस पर जाकर खड़ा हो जाए तो किसान जो है उस पर हत्या हो जाती थी। और आपके नेता थाना चाकी और दलाली करते थे। भाई आज नया प्रदेश है रविंद्र जी, आप बात उसकी मत करिए कितने रोड बने, बात ये करिए कि उत्तर प्रदेश बदला कहां कहां है, कानून व्यवस्था। अच्छा ठीक है, एक सेकंड देवेंद्र भाई, एक सेकंड, एक बात रविंद्र भाई ने पूछी, एक सेकंड भाई साहब, खड़ा गरीब कमजोर व्यक्ति हो, रविंद्र भाई ने कहा कि लाल इमली का पूरा हिस्ट्री आपने बताई कानपुर की, कि इतने उद्योग बंद हुए लाल इमली। एक तो लाल इमली को अब किस स्वरूप में जाना जाएगा, और दूसरा ये कि 8 साल में आपने कौन सी ऐसी फैक्ट्री थी जो बंद होने की कगार पर थी, उसको रोक दिया, नहीं ये चलती रहेगी, यहाँ हजारों लोग काम करेंगे। कौन सा ऐसी उपलब्धि है वो लाल इमली पर पूछ रहे हैं कानपुर में, बताओ, और कौन सी नई लगा दी? मुझसे क्वेश्चन है जी भैया देवेंद्र प्रमुख जी। मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये चीज की है। आप कानपुर पे चर्चा, डिबेट आज कानपुर पे इसलिए चर्चा हो रही है जी। मैं खाली कानपुर पे नहीं, पूरे प्रदेश की स्टडी कर बैठा हूं सुनील सर। मैंने तो एक एक चीज की है। कानपुर आज विकास का हब है। कानपुर में आप देख रही है, मैं अगर गिनवाने लगूं कि सैकड़ों फैक्ट्रियां, कंपनियां, और कानपुर तो एक बहुत अच्छी जगह है। कानपुर तो एक बहुत अच्छी जगह है। रविंद्र भाई बता रहे हैं सरिया फैक्ट्री लगी है बस, किसी की उत्तर प्रदेश में है मिलने वाला सैकड़ों की संख्या में। आज कानपुर का उद्योग देखिए एक बार, कानपुर के आज दिल्ली से जाने के लिए रास्ते रोड लखनऊ से कितनी देर में कानपुर पहुंचता है। तो हब ही तो है वो विकास ही तो है, उसी से तो विकास के रास्ते खुलते हैं। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कानपुर जाते थे सर, तो हमें 24 घंटे 18 घंटे इतना समय चाहिए था। आज 4 घंटे में दिल्ली से 3.5-4 रविंद्र भाई बैठिए और पहुंच जाओगे, वो कानपुर है आज। ठीक, आज 6 घंटे में, 5 घंटे में लखनऊ, दिल्ली से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो है कानपुर लखनऊ। ठीक है, मौजूदा सरकार, देवेंद्र भाई रुक जाइए, मैं अनिल गर्ग जी आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से जवाब चाहूंगा। मौजूदा सरकार पुरानी व्यवस्थाओं से इतर हटके नई व्यवस्था किस तरह की करेगी, जनता को कैसे उसका लाभ मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर हो या बाकी गवर्नमेंट सेक्टर वाला मसला हो। लेकिन मैं ये समझना जरूर चाहूंगा आपसे, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश ने कांग्रेस को श्राप दिया है, ये मैं मान के चलता हूं व्यक्तिगत तौर पर। कैसे दिया है? लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी रही, कमलनाथ जी बीच में आए, फिर उन सरकार नहीं चल पाई, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही। उस बीच में हुकुमचंद मिल इंदौर का बहुत बड़ा श्रापी बना कांग्रेस के लिए। 30,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, रोजी रोटी के लिए तरसते रहे। 30,000 से ज्यादा हुकुमचंद मिल का इंदौर का, वो कोर्ट में लड़ाई लड़े, तमाम तो दिवंगत हो गए लड़ाई लड़ते लड़ते। कांग्रेस ने एक झटके में उसे बंद कर दिया था। वहां से मुझे लगता है कि कानपुर का जो इमली वाला इलाका है, लाल इमली वाला, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर आप बड़े उद्योगों को बंद करते जाओगे, उसका श्राप तो लेना पड़ेगा आपको। सुनील जी देखो, 2 बातें हैं। अभी मैं तीनों साथियों को सुन रहा था। देखो, जब आप झूठ और सच दोनों एक साथ मिक्स कर दोगे ना, तो आपका सच भी झूठ में कन्वर्ट हो जाता है। अभी मेरी कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गई। अगर आज हिंदुस्तान में कहीं भी जाके आप बोलोगे कि पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से खराब हुई है, तो लोग आप पे मुस्कुराएंगे और हो सकता है थोड़ा हंस भी दे, क्योंकि ये बात सबको मालूम है कि इससे पहले अखिलेश सरकार में अगर कोई बहुत बड़ी कमी थी, अगर कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट था, वो सिर्फ कानून व्यवस्था ही थी। वहां की फैली हुई गुंडागर्दी ही थी, और वो इतने खुलेआम थी कि अखिलेश सरकार के सारे किए गए विकास कार्यों पर पानी फेर दिया। दूसरी बात, योगी जी ने बड़े दावे से कहा है कि देश 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, और जिसके अंदर 20% हिस्सा यानी 1 ट्रिलियन हिस्सा उत्तर प्रदेश देगा। देखिए, आप एक एक चीज की गिना रहे हैं कि जिसमें लाल इमली की बात कर रहे हैं, दूसरी बड़ी एक मिल बंद होने की बात कर रहे हैं। मैं एक ओवरऑल में बोलता हूं आपको, अगर 1 ट्रिलियन मिलियन अर्थव्यवस्था बनाना है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने, तो आपको बड़ा बढ़ावा देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को भी देना पड़ेगा, मिल्स को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, कंपनियों को बुलाना पड़ेगा, और कामकाज और रोजगार भी देना पड़ेगा। अगर आप नहीं कहेंगे तो कहां से आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी? और आज के दौर में अगर बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश एक स्वस्थ राज्य में आया, तो कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ ही होगा ना। तो आप विश्लेषण करेंगे तो कम से कम 10,000 रुपए करेंगे कि हाँ, पहले से अर्थव्यवस्था आगे आई है, जीडीपी उत्तर प्रदेश की आगे बढ़ी है और सहयोग कर रहे हैं देश में। जी रविंद्र जी, सरकारें कई मर्तबा ऐसे बड़े बड़े फैसले लेती हैं
चूंकि सरकारें हैं, वो फैसला उनको ही लेना है। अब ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष को बैठा के किसी कार्य योजना के लिए वो फैसला लिया जाएगा। सरकार अपने मन से लेती है, आपने भी कई लिए। आपको लगा कि ये व्यवस्था बेहतर है, जनता के हित में है, वो नई व्यवस्था लाए, पुरानी को आपने दरकिनार भी किया, या मान लीजिए उससे कोई फायदा नहीं, लोगों को कुछ लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, जो मैंने उदाहरण दिया हुकुमचंद मिल का, वही स्थिति नहीं लगती लाल इमली की। मिल बंद होते गए, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होता गया और हम नई व्यवस्था में लगे रहे जो धरातल पर उतरी नहीं। रविंद्र भैया, अगर आपका इंगित करना चाहते हैं हमारे समय का जी, तो हमारे समय में मैं आपको बता चुका हूँ, आईटी हब बन चुका है। नोएडा में भी हम लोगों ने बड़ी फैक्ट्रियां लगवाई हैं जी। हम लोगों ने 10 डब्बे लगवाया, एम्बुलेंस चलवाई जनता के लिए, घर घर पुलिस भेज दिया, साइकिल पथ बनवा दिया, रिवर फ्रंट बनवा दिया। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी एक चीज बनाते जो बना दिया हो, अपना ही चला पाए। हम लोगों ने कैंसर साल लगाया, नहीं चलवा पाए, तभी कर दिया लेकिन नहीं चलवा पाए। हम लोगों ने एम्स की तर्ज पे राम मनोहर लोहिया अस्पताल बनवा दिया, नहीं चलवा पा रहे हैं जी। तो ये तो कुछ तो बता दें क्या क्या है, हमने जो कुछ किया वो धरातल में सब अन्नू पासवान जी, मेट्रो अन्नू पासवान जी, क्या आप इत्तेफाक रखती हैं कि हम नई व्यवस्थाओं में लग जाते हैं पुरानी चीजों को भूलकर, और ऐसे नहीं छोड़ सकते कि किसी भी व्यवस्था को धूल डालकर, है उसका दंश तो झेलना पड़ेगा। अन्नू पासवान जल्दी से। देखिए, अगर आप कांग्रेस की बात, काम की बात कर रहे हैं, तो भाई आज के समय में जिस रास्ते पे ये विकास की बात कर रहे हैं, वो रास्ता ही बनाने वाली कांग्रेस सरकार है। अगर आज ये जिस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर को चौपट करते चले जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को नींव डालते चले जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर को जो आज ये बर्बाद कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट की हर चीजों को लाने वाली तो कांग्रेस सरकार है। तो भाई ये किस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है। आज आप जिस सड़क पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं ना, जिस आप मेट्रो स्टेशन बना रहे हैं, आप जो वंदे भारत चला रहे हैं, आपकी व्यवस्थाओं को ही आगे ले जा रहे हैं, आपकी व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन इन्हें मिल रहा है, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक तरफ आप कहते हो बेड़ा गर्क कर दिया, दूसरी तरफ कहते हो हमारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई जल्दी से 10 सेकंड देवेंद्र प्रमुख। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के समय में जो स्थिति आज उत्तर प्रदेश की है, जो देश के लिए गौरवान्वित करने वाला समय है, अनिल साहब ने क्लियर कर दिया है कि आज हम जो है कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमें बहस रविंदर जी पर नहीं करनी, ना हमें कांग्रेस पर करनी है, हमें सिर्फ बात ये करनी है कि जो हमारा मकसद है हम उसे पूरा करें। प्रधानमंत्री के दौरे के कई मायने हैं और कई मायनों में ये देखा जाएगा कि जनता प्रधानमंत्री के इस दौरे से, मुख्यमंत्री के इस दौरे से और जो विकास की योजनाओं की जो सौगात मिली है उससे कितनी प्रभावित होती है, कितना उन्हें लाभ मिलता है। और एक जो मैसेज भावनात्मक गया है शुभम के परिवार से प्रधानमंत्री का मुलाकात करना, ये भी सियासी स्तर पर, राजनीतिक फलक पर बड़ा असर डालेगा, ये बात तय है। बहुत शुक्रिया सर, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार। विकास परियोजनाओं में शामिल हैं। मैं आमन